अरे खाइए खाइए, मैं पूरा डिब्बा आपके लिए लाई हूँ भाई साहब। आप हिचकिचा क्यों रहे? आंटी जी, आप पिछली बार मिठाई लाई थी तब आपने सोने के कंगन बनवाए थे। उससे पिछली बार मिठाई लाई थी तब आपने नई कार ली थी। आज आपने क्या लिया है? आज जलाने आई है? मेरा मतलब है मिठाई खिलाने आई है। अरे मालती तो मेरी बचपन की सहेली है, उसके साथ तो मैं सुख दुख बांटती रहती हूँ, इसलिए बस मिठाई खिलाने आ जाती हूँ। सुख दुख नहीं, मुझे जलाने के लिए आ जाती है ये। है? तूने कुछ कहा क्या सखी? नहीं सखी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो पूछ रही थी आज ये मिठाई किस खुशी में लेकर आई है, जरा बता तो। अरे मेरे बड़े बेटे ने नदी के किनारे घर लिया है, पता है? आप लोग घर देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। सामने नदी का किनारा, ठंडी ठंडी हवा चलती है वहां। आहा, क्या व्यू आता है घर का। क्या नदी के किनारे घर लिया है? वो तो बहुत महंगा मिला होगा ना? हाँ महंगा तो है, लेकिन मेरा बेटा कमाता भी तो इतना ही है। अब उसके लिए क्या सस्ता क्या महंगा। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। आपने तो कभी नदी किनारे घर देखा होगा नहीं, है ना? हाँ, हमने कहाँ देखा है। लेकिन तू मिठाई बांट रही है सीमा। तेरा बेटा तो अलग रहता है ना, तू थोड़ी ना वहां रहने वाली है, हैं? अरे वो मैं बस आप सबके साथ खुशी बांटने आ गई थी। हाँ, लेकिन खामखा तुमने मिठाई के पैसे बर्बाद क्यों किए? अब बड़ा बेटा तो तुम्हारे साथ रहता नहीं, तो उसके घर लेने से क्या फर्क पड़ता है? तुम तो यहीं रहने वाली हो, गली मोहल्ले के व्यू के सामने, है ना? हाँ तो वो तो मैं तो बस अपने बेटे की खुशी तुम लोगों के साथ बांटने आई थी और कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। मेरे बेटे का क्या है, वो तो मेरे साथ ही रहता है, तो मैं उनके साथ कोई भी खुशी बांट लेती हूँ। लेकिन अब तुम्हारा बेटा तो साथ में रहता नहीं। चलो कोई ना, तुम हमारे साथ बांट लो उसकी खुशी। वो कहाँ आने वाले हैं मिठाई लेकर। सही कह रही हो ना सीमा? हाँ लेकिन अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह मिठाई बांटनी है। हाँ हाँ, जरूर जाओ, और बाकी सबको भी तो जलाना बाकी होगा। अरे मेरा मतलब है मिठाई खिलाना बाकी होगा। मिठाई का डिब्बा दीजिए। अरे आप ही ने तो कहा पूरा डब्बा हमारा है। हाँ हाँ, तो ले लो ना। सीमा के बेटे ने नदी किनारे घर लिया है, उसके पास तो बहुत पैसे है। सीमा मुंह बनाते हुए चली जाती है। माँ जी क्या जवाब दिया है आपने आंटी जी को? देखिए तो कैसे उनका मुंह उतर गया। अरे जब देखो हमें जलाने आ जाती है, आज ये लिया आज वो लिया। लेकिन कितना अच्छा होगा ना नदी किनारे घर होना, क्या व्यू आता होगा। अरे तू तो चुप ही रहा कर। पायल क्या उसके सामने लाल टपकाती रहती है। हाँ होगा बहुत महंगा, वो आती तो इसीलिए हमें जलाने के लिए। सॉरी मम्मी जी, मेरे मुंह से निकल गया। तेरी भी गलती नहीं है, हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमारा साथ नहीं देते। दो दो बेटे हैं लेकिन अभी तक एक घर ढंग का नहीं ले पाए। अब आजकल महंगाई इतनी है कि घर का खर्चा चला कि घर खरीदे समझ में ही नहीं आता। हाँ, पापा ने अगर कहीं पे जमीन वमीन ले रखी होती है तो आज हम भी करोड़पति बन जाते। मैं भी अपने माँ बाबू जी को यही कहता था बेटा, लेकिन कहने से सब कुछ तो नहीं हो जाता। अब तो कोई जैकपॉट लग जाए तो ही बात बन सकती है, और कुछ नहीं हो सकता। अंदर से बड़ी दादी की खांसने की आवाज आ रही है। अरे कहाँ मर गए सब के सब, कहीं स्वर्ग तो नहीं चले गए? बोलो, इनके खुद के स्वर्ग जाने की घड़ी आ गई है और ये हमें पूछ रही है। भाई देखो उन्हें क्या चाहिए। अरे इस उम्र में चुका मांग रही है। क्या? आप खुद ही देख लीजिए, जाइए अपनी बुआ को देख लीजिए। चंदन की माँ बाबूजी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसकी बुआ ने शादी नहीं की थी, इसलिए बुढ़ापे तक चंदन ने ही उसे संभाला था। सब लोग उन्हें बड़ी दादी कहते थे। अरे क्या हो गया बड़ी दादी, क्या चाहिए आपको? अरे मैंने कहा था मुझे चुका पीना है, अभी तक लाए क्यों नहीं? अरे बड़ी दादी, चुका भी बंद हो गया है। ये 2025 चल रहा है, राजा महाराजा का वक्त नहीं है। आप समझती क्यों नहीं है? अरे हमारे सलीम को बुलाओ, वो हमारे लिए चुका लेकर आएंगे। जाओ, ये हमारा आदेश है। अरे बड़ी दादी, यहाँ कोई सलीम नहीं है। जरूर तुम लोगों ने उसे दीवार में चुनवा दिया होगा। मेरे सिपाहियों को बुलाओ, जाओ। लगता है इनकी याददाश्त फिर से चली गई है। अरे कभी ये रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है, कभी सलीम अनारकली, तो कभी हीरोइन बन जाती है। अब इनकी उम्र हो गई है, इसलिए उन्हें कुछ याद नहीं रहता। एक काम करो दीपक, तुम डॉक्टर को बुला लो।
जी, मैं अभी फोन कर देता हूँ। बड़ी दादी की हालत आजकल कुछ अच्छी नहीं रहती थी। अक्सर वो चीजें भूल जाती और बेहोश हो जाती। चंदन ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर अब उनका इलाज कर रहे थे। देखिए, इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। आपको इनसे जो भी पूछना हो आप पूछ लीजिएगा, इनके पास रहिएगा। जी, थैंक यू डॉक्टर। इनको कुछ चीजें याद भी आ सकती है और कभी कभी भूल भी जाएंगी। आप लोग इनका ध्यान रखिए, अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। बड़ी दादी, आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं? अरे पगलेट, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी से क्यों मातम मना रही है? जा मेरे लिए हलवा बना कर ला जा। ठीक है। और सुन, काजू बादाम अच्छे से डालना। मरते मरते भी काजू बादाम कौन खाता है भला? अरे तुम्हारे काजू बादाम फ्री में नहीं खा रहे हो। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, इसलिए आज मैं अपना खजाना तुम लोगों को दे रही हूँ। अरे बड़ी दादी, वो 2000 के सिक्के हम क्या ही करेंगे, उसे खजाना नहीं कहते। अरे चुप कर, चूहे की शक्ल जैसी। मैं 2000 के सिक्के की नहीं, इस घर की बात कर रही हूँ। ये देखो, मैंने मेरे तकिए के नीचे ये कागज रखे हैं। ये है मेरा खजाना जो मैंने जवानी में लेकर रखा था। बड़ी दादी, ये क्या है? ये मेरा घर है जो समंदर के किनारे है। ला, अब तुम लोगों को क्या हुआ? क्या समंदर के किनारे घर है? बड़ी दादी, आप ये क्या कह रही हैं? तेरे दुकान बहरे हो गए क्या? जा डॉक्टर को बुला ला। समंदर के किनारे घर, वो भी आपका? आपने कब लिया था? मैं अशोक कुमार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे दादा दादी ने मुझे उनसे शादी नहीं करने दी। हम दोनों इस घर में साथ में रहने वाले थे, लेकिन अब मेरी जवानी तो ऐसे ही निकल गई। अब मैं सोच रही थी कोई और ढूंढ लूं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वक्त नहीं है। है? इस उम्र में कोई और ढूंढना था आपको? क्या? मैं अभी भी मधुबाला जैसी ही दिखती हूँ, है ना? ये तो बीमारी में अपना स्किन केयर नहीं किया, वरना तेरी सास को टक्कर दे सकती हूँ। अरे वो छोड़िए, ये बताइए घर कहाँ है? कौन सा घर? अरे यही घर जो समंदर के किनारे है, उसके बारे में तो आप बता रही थी ना? मैं क्या बता रही थी? अरे अभी आप कह रही थी आप अशोक कुमार से प्यार करती है, फिर आप यहाँ रहने वाले थे। अशोक? मेरा अशोक कहाँ गया? क्यों मुझे छोड़ कर चला गया? उसे बुलाओ, उससे कहो उसकी मधुबाला उसे याद कर रही है। जाओ, फिर मैं गाना गाऊंगी। अच्छा जी, मैं हाजी, चलो मान जाओ ना। अरे बड़ी दादी तो फिर से सब कुछ भूल गई। अरे इनसे पूछो कि कहाँ है ये समंदर वाला घर, ये खजाना कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। अब बड़ी दादी, ये समंदर वाला घर आपने कहाँ लिया है, आपको याद है? हम दोनों समंदर के किनारे गोला खाते थे, पानी पूरी खाते थे। कहाँ गया मेरा अशोक? अरे इनको तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये लीजिए हलवा। अरे रहने दे, इन्हें कुछ भी याद नहीं है। अरे लाला, हलवा इधर ला। काजू बादाम अच्छे से डाले है ना? वाह, हलवा याद है, गजब। बड़ी मुद्दतों के बाद तो सेठी परिवार के घर में कोई खुशखबरी आई थी, लेकिन वो भी आधी अधूरी रह गई थी। अब जब तक बड़ी बुआ को याद नहीं आ जाता उनका ये समंदर के किनारे वाला घर कहाँ है, सेठी परिवार के लोगों की नींद उड़ी हुई थी। रात को सब साथ में बैठकर सोच रहे थे। अरे हाथ में आया खजाना भी डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो लगा था कि मैं अब भी उस सीमा के पास जाऊंगी और ढोल बजाकर कहूंगी, देख हमने समंदर के पास में ससुराल बना लिया। लेकिन यहाँ तो बड़ी दादी को कुछ याद ही नहीं आ रहा। कहीं वो इस घर के बारे में बताने से पहले ही चल बसी तो हम ये घर कभी नहीं ले पाएंगे। उन घर के कागज में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये कागज उनके नाम पर है, उतना ही है उस बारे में। बड़ी दादी से कुछ भी पूछो उस घर के बारे में, समंदर के बारे में, तो अशोक याद आने लगता है। अब कैसे जाने कि कहाँ है ये घर? मुंबई में तो ऐसी बहुत सी जगह है जहां से समंदर दिखता है। अब पता कैसे चलेगा कि बड़ी दादी ने घर कहाँ लिया है? पापा जरा सोचिए कि बड़ी दादी 40 साल पहले उन्होंने ये घर लिया होगा। अब उस घर की कीमत करोड़ों में होगी,
अगर हमें वो घर मिल गया तो हम तो माला माल हो जाएंगे। मुझे तो सोचकर इतनी खुशी हो रही है कि हमारा समंदर के किनारे ससुराल होगा। जरा सोचो, मैं स्विम सूट मेरा मतलब है साड़ी पहने हुए समंदर के किनारे चल रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं तो इंस्टाग्राम पे इतनी फोटोज डालूंगी इसकी कि मेरी सहेलियां पागल हो जाएंगी। समंदर के किनारे तो बहुत सारे डायरेक्टर्स भी आते हैं, उन्होंने मुझे देखा और मुझे हीरोइन ले लिया फिल्म में तो मैं तो रातों रात स्टार बन जाऊंगी, बिग स्टार। समंदर के किनारे घर हो तो हम घर से बिजनेस भी कर सकते हैं। जरा सोचो हम कितना कमा सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं एक ठेला ही लगा लूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर दूसरा ठेला, फिर तीसरा ठेला, ऐसा करते करते मैं समंदर के किनारे एक होटल ही खोल लूंगा। मैं तो सीमा के पास जाकर उसे ऐसा जलाऊंगी कि वो कभी मेरे पास आएगी नहीं। उसे इतनी मिठाई के डिब्बे खिलाऊंगी कि शुगर हो जाए उसे। अरे चुप करो तुम सब, और ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। पहले ये सोचो बड़ी दादी से पूछे कैसे कि घर कहाँ है, कैसे पता लगा। हाँ, उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता। उन्हें खाने से बहुत प्यार है ना, क्यों ना हम बहुत सारा खाना उनके सामने रख दे, उन्हें सब याद आ जाएगा। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। हम उनके सामने अलग अलग तरीके के पकवान रखते हैं। चलो चलो। समंदर के किनारे घर की बात सुनकर सबके मन में सपने जाग गए थे, लेकिन बड़ी दादी से आखिर उस घर का पता लेना कैसे है, ये बड़ी समस्या हो गई थी। इसलिए सब लोग रात के 12 बजे बहुत सारा खाना लेकर उनके कमरे में जाते हैं। बड़ी दादी देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं, आपकी पसंद के मोमोज, ब्रेड रोल्स, नूडल्स, छोले टिक्की। ये देखिए, आपको ये सब पसंद है ना? अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बड़ी दादी उठिए, देखिए हम सब आपके लिए क्या लाए हैं। अरे कहीं ये टपक तो नहीं गई? हमारे समंदर के किनारे वाले ससुराल का क्या होगा? अरे मरे तेरी सास, मैं भी जिंदा हूँ। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं, सब कुछ आपकी पसंद का है। हाँ तो लाओ यार रखो। बड़ी दादी आपको कुछ याद आ रहा है ये मोमोज खाते हुए? याद कीजिए ना, समंदर, घर, कुछ याद आया? कुछ कुछ याद तो आ रहा है। अरे याद कीजिए। और बड़ी दादी हमें बताइए आपका वो समंदर वाला घर कहाँ है? अशोक कुमार भी मेरे लिए ऐसे ही मोमोज लाया करता था, लेकिन चटनी ना तीखी होती थी। पायली किससे लाई है मोमोज? बिल्कुल तीखी चटनी नहीं है। अरे पिछली गली में पिंटू मोमोज वाला है ना, उससे लाई हूँ। उससे पैसे वापस ले लेना, बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैं भी जाती हूँ। अरे क्या तुम भी रुको ना यहाँ। बड़ी दादी आपको याद है अशोक कुमार और आप किस समंदर के किनारे जाते थे मोमोज खाने? वो मेरा हाथ पकड़ता था चुपके से फिर हम सारा दिन घूमते समंदर के किनारे। हाँ, याद आ रहा है कौन सा समंदर का किनारा था? बोरीवली, जुहू? अरे कहीं वो शाहरुख खान के पास वाला बंगला तो नहीं है? जरूर बैंड्रा में लिया होगा घर। बताइए ना दादी, कहाँ है समंदर के किनारे वाला आपका घर? अरे ये छोले टिक्की खाकर मुझे पेट में दर्द हो रहा है, रुको बाथरूम जाना पड़ेगा। अरे बड़ी दादी बाद में जाना, पहले बताओ तो सही कहाँ है समंदर के किनारे वाला आपका घर? अरे तू क्या चाहती है, मैं छोले की खुशबू सबको सूंघाऊं? जाइए आप बाथरूम होकर आइए। अरे अभी वो बताने वाली थी। बड़ी दादी कहीं बताने से पहले ही टपक गई तो? अरे शुभ शुभ बोलो, अगर वो चली गई तो समंदर के किनारे घर का सपना ही रह जाएगा। हाँ दीदी आप भी बोलिए ना शुभ शुभ। हे भगवान, पूरी रात घर के सारे लोग बड़ी दादी को समंदर के घर के बारे में याद करवा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था। लेकिन अगर खजाना चाहिए तो उनको चाबी तो ढूंढनी पड़ेगी। अब बस एक ही रास्ता है। क्या? हमें अशोक कुमार को लाना होगा बड़ी दादी के पास, तभी तो उन्हें सब कुछ याद आएगा। लेकिन हम उन्हें लाएंगे कैसे? हमें क्या पता कि वो अभी जिंदा भी है कि नहीं। बड़ी दादी के पास उनकी फोटो या मोबाइल नंबर तो होगा ही, हम उनके कमरे में ढूंढते हैं। हाँ उनके पास कुछ तो मिलेगा ना, फिर अशोक कुमार का पता लगाते हैं। चलो ये भी करके देख लेते हैं। चलिए जी, बड़ी दादी के कमरे में। अरे कम वक्त तो मुझे सोने भी दोगे या नहीं? डंडा का है मेरा, लाओ सबको एक एक मारती हूँ, तभी अकल ठिकाने आएगी तुम सबकी। अरे बड़ी दादी आपके पास आपके अशोक कुमार की कोई फोटो है क्या? हाँ है, तुम क्या करोगे? अरे बड़ी दादी, हम उन्हें आपके पास ले आएंगे, दीजिए फोटो और उनका नंबर। ये ले, ये देखो मेरा अशोक कुमार
कितना हैंडसम है, कहीं नजर न लगा देना इसको। अरे बड़ी दादी, ये तो सच में गायक अशोक कुमार है ना? हे भगवान, ये तो फिल्म के हीरो अशोक कुमार की बात कर रही थी। अरे हमारा सच में चक्कर था, तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। बड़ी दादी, आप प्लीज बता दीजिए आपका समंदर वाला घर कहाँ है? अरे ना तो कोई समंदर है, ना ही कोई अशोक कुमार, और ना ही कोई खजाना। ये क्या कह रही मम्मी जी आप? अरे बड़ी दादी हमेशा की तरह भूल रही है, इसलिए कुछ भी बोल रही है, और हम पागलों की तरह उनकी बात पर विश्वास कर रहे हैं। हाँ, माँ जी सही कह रही है। बड़ी दादी बस यूं ही बातें कर रही हैं, और हम समंदर वाले घर के लिए ख्याली पुलाव बना रहे थे। हाँ, क्योंकि अगर कोई अशोक कुमार ही नहीं है तो समंदर वाला घर भी नहीं है। मैं तो हीरोइन बनने के सपने देख रही थी। इस चक्कर में चलो मुझे अच्छा खाना तो मिल गया, लेकिन अब सुनो, मैं तुम लोगों को अपना एक और खजाना देती हूँ। ला, ये फिर शुरू हो गई। आप सो जाइए बड़ी दादी। अरे 405 अंधेरी वेस्ट अशोक विला। बड़ी दादी आप सो जाइए। एक मिनट पापा, बड़ी दादी ने एड्रेस बता दिया। बड़ी दादी, ये समंदर के किनारे घर है ना? और कुछ बोलिए ना बड़ी दादी। ये बड़ी दादी कुछ बोल क्यों नहीं रही? बड़ी दादी, लगता है बड़ी दादी नहीं रही। आज ये पहली बार था जब पूरा परिवार बड़ी दादी के साथ बैठा था, लेकिन अब वो उनके बीच नहीं थी। वो खाली कमरा अब और भी खाली लग रहा था, लेकिन बड़ी दादी जाते जाते वो तोहफा उन्हें देती हुई गई जिनका सपना हर मिडिल क्लास इंसान देखता है, और वो था समंदर के किनारे वाला ससुराल। सब लोग वहीं खड़े हैं और सामने समंदर है। बड़ी दादी झूठ तो नहीं कह रही थी, उन्होंने सच में समंदर के किनारे घर लिया था। इंसान खुद भी समंदर जैसा ही है ना, न जाने कितने राज अपने अंदर भरे हुए। कंचन की सास लीलावती का अभी कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था। कंचन अपनी सास के जाने से काफी दुखी थी। अरे इसलिए नहीं कि वो उनसे बहुत प्यार करती थी, बल्कि इसलिए कि अब कंचन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि खाने में आखिर बनाना क्या है। हाँ, खाना तो वो पहले भी बनाया करती थी, लेकिन उसकी सास रोज की सब्जियां और मेन्यू तैयार कर दिया करती थी, इसलिए उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे ऐसे क्यों बैठी हो? माँ जी की बहुत याद आ रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम माँ से इतना प्यार करती थी। अरे पापा, मम्मी को खाने में क्या बनाना है ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए दादी को इतना याद कर रही है। उन्होंने तो कल से कोई सब्जी भी नहीं ली है। क्या, आज तुमने खाना नहीं बनाया? आप ही बता दीजिए ना क्या बनाना है, मैं अभी बना देती हूँ। अरे मैं कैसे बताऊं कि क्या बनाना है? मुझे क्या पता तुम कौन सी सब्जी कब बनाती हो, या कौन सी सब्जी पड़ी है फ्रिज में। वैसे तो माँ जी सारी सब्जियाँ लिया करती थी, मैंने तो आज तक सब्जी भी नहीं ली। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाना है। अरे पर कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। आज तो ठीक है, मैं ऐसे ही ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन रात को कुछ अच्छा सा बना कर रखना। एक काम करो, पास में सुनीता बहन जी रहती है ना, उनसे पूछ लो उन्होंने क्या बनाया है, वहां से तुम्हें शायद कोई आइडिया मिल जाएगा। ऋषभ के कहने पर कंचन अपने रसोई की खिड़की खोलती है और सुनीता से बातें करने लगती है, ये पता लगाने के लिए कि उसने आज खाने में क्या बनाया है। अरे कैसी हो कंचन, तुम्हारी सास के बारे में सुनकर ना बड़ा दुख हुआ। हाँ, दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ, अब ये तो संसार का नियम है। वैसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? आज ना मैं पालक छोले बना रही हूँ, मेरे पति और बेटी को बहुत पसंद है। अच्छा, पालक छोले चावल के साथ या रोटी के साथ? हमारे घर में चावल के साथ ही सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए पालक छोले और चावल बना दिए, साथ में प्याज का रायता भी बना दिया। अच्छा, बढ़िया है फिर तो। हाँ, वो क्या है ना, हमारे घर में सबको खाने का बड़ा ही शौक है, इसलिए रोज कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ता है। ऋषभ सही कह रहे थे, सुनीता से मुझे भी आइडिया मिल गया। मैं भी छोले पालक चावल ही बना देती हूँ और साथ में रायता। क्या हुआ, कुछ सोच रही हो क्या कंचन? कोई काम था? नहीं, काम तो हो गया बस। कंचन ठीक वैसे ही खाना बनाती है जैसे सुनीता ने अपने घर में बनाया था, वही पालक छोले चावल और रायता। रात को जब उसके पति ऋषभ घर आते हैं तो उन्हें ये खाना देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वाह कंचन, आज क्या खाना बनाया तुमने?
छोले पालक, साथ में जीरे वाले चावल, पापड़ और रायता भी। हाँ मम्मी, आज तो खाने में स्वाद ही आ गया सच में। मुझे थोड़े पालक छोले और देना। हाँ हाँ लो ना, मैंने बहुत सोच कर तुम दोनों के लिए खाना बनाया है। आज तो तुम्हें नेक देना बनता है। माँ होती तो वो दे देती, लेकिन अब माँ नहीं है तो मुझसे ही ले लो। ये लो 501 रुपये। वाह, एक बार सुनीता ने जो बनाया है वो बना दिया तो सब लोग इतने खुश हो गए। अब तो मुझे सुनीता पर नज़र रखनी पड़ेगी कि वो क्या क्या बना रही है। अगले दिन से कंचन ने सुनीता पे नज़र रखना शुरू कर दिया था कि वो क्या सब्ज़ी ले रही है, क्या फल ले रही है और क्या राशन का सामान ले रही है। अरे, सब्जी वाली तो आ गई है, लेकिन सुनीता क्यों नहीं आई अभी तक? पता नहीं आज क्या बनाने वाली है। आ गई। चलो मैं भी चलती हूँ और देखती हूँ आज क्या बना रही है वो। आप बोलो, आपको क्या दो भाभी? अब हाँ, ले रही हूँ ना सब्जी, पहले सुनीता को तो आने दो। अरे वो सब्जी नहीं लेने वाली, आपको मैं दे देती हूँ। बोलो जल्दी, क्या चाहिए? अरे थमो, सब्र करो, देखो बस वो आ ही रही है। आज क्या क्या लाई हो? टमाटर है, गोभी है, आलू है, शिमला मिर्ची। बोलो आपको क्या चाहिए भाभी? एक काम करो, मुझे आधा किलो टमाटर दे दो और शिमला मिर्च दे दो। आज मैं सोच रही हूँ दाल चावल और साथ में भरवा शिमला मिर्च बना दूँ, चटपटा सा। ठीक है भाभी। मुझे भी ना आधा किलो टमाटर और शिमला मिर्च दे दो। और कुछ चाहिए क्या आपको? सुनीता, तुम और क्या ले रही हो? नहीं, बस कल आलू के पराठे बना दूंगी सबके लिए दही के साथ। चलो मेरा काम तो हो गया। क्या कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं, मैं कह रही थी बहुत काम पड़ा है, चलती हूँ। हाँ ठीक है। कंचन का 2 दिन का काम तो हो गया था। उसे 2 दिन क्या क्या बनाना है उसका मेनू मिल चुका था और कंचन के बनाए हुए खाने से उसके पति और बेटे भी खुश थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। बस वही तो हमारी कंचन के पास नहीं थी। वो तो बस रोज़ पड़ोसन का खाना बनाए जा रही थी, बिना अपना कुछ भी दिमाग लगाए। जल्दी से खाना लगाना, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ मम्मा, मुझे भी। आज तो मैंने पढ़ाई भी की है, भूख भी इतनी ज़्यादा लगी है। अरे हाँ, गर्मा गर्म खाना तैयार है, अभी लेकर आती हूँ। आज लगता है मम्मी ने कुछ गर्मा गर्म पुलाव बनाया है। साथ में ठंडा ठंडा रायता मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ, आजकल तो कंचन बहुत सोच समझ कर अच्छा सा मेनू ही तैयार करती है। बढ़िया ही बनाया होगा। ये देखो, गर्मा गर्म खाना आ गया। आज क्या गर्मा गर्म भाई? खिचड़ी गर्मा गर्म बनाई है, ऊपर से तड़का भी लगाया है। खिचड़ी क्यों बनाई है आपने? हमारे घर में तो कोई बीमार नहीं है। मुझे तो लगा कुछ पुलाव वगैरह बनाया होगा। ये खिचड़ी सुनकर तो मेरा खाने का मन ही मर गया। अरे, खिचड़ी इतनी अच्छी होती है, खाकर तो देखो। मम्मी साथ में रायता बनाया होगा, वही ले आओ। रायता तो नहीं है, दही है, वो ले आती हूँ। छोड़ो, आज ये समझ कर ही खा लेता हूँ कि हॉस्पिटल में हूँ। कल कुछ मज़ेदार सा बनाना कंचन प्लीज़। हाँ ठीक है, लेकिन आज तो ये खिचड़ी खा लो। ऋषभ और नील ने मन मारकर खिचड़ी खा तो ली, लेकिन कंचन तो सुनीता की नकल उतारने में लगी हुई थी। सुनीता के घर में कुछ दिन से उसकी बेटी और पति बीमार थे, इसलिए वो उनके लिए रोज़ खिचड़ी या सूप ही बनाया करती थी। इसी चक्कर में हमारी कंचन भी बिना सोचे यही पड़ोस का खाना बना दिया करती। आज दाल का सूप? अरे हम बीमार नहीं हैं और ना ही हमें अपना वजन कम करना है कंचन। खाना जब सामने हो ना तो ऐसी बातें नहीं करते। चलो चुपचाप खा लो। मुझसे अब ये नहीं खाया जाएगा, मैं जा रहा हूँ बाहर से खाना खाने। हाँ जाओ जाओ, मैं ही पागल हूँ कि तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करके इतना सब बनाती हूँ। जाओ, तुम लोग बाहर का ही खाना खाओ। मम्मा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। नील बैठ जा, चल पी ले सूप। ऋषभ और नील कुछ बोल भी नहीं सकते थे कंचन को, क्योंकि वो रोने लग जाती थी। किसी दिन उन्हें बीमारों वाला खाना मिलता था, लेकिन आज तो कंचन ने उनकी दावत ही करवा दी थी। ये क्या है भाई? आज खाने में है बिरयानी, पनीर की सब्जी, नान, मटर पुलाव, हरियाली कबाब और मीठे में हलवा। आज किसी का जन्मदिन है क्या जो ऐसा खाना बनाया है आपने? हाँ, आज वैसे पास वाली सुनीता बहन जी के घर भी किसी का जन्मदिन था ना। जब मैं ऑफिस से आ रहा था तब उनके घर पार्टी चल रही थी। कहीं तुमने उन्हें देखकर तो ये सब नहीं बना दिया?
अरे तुम लोग वो छोड़ो ना, तुम लोगों को खाने से मतलब है ना, चलो खाओ। माँ कल मुझे स्कूल के साथ पिकनिक पे जाना है, वो भी पहाड़ों पर। इतना सब भारी खाना खाऊंगा तो कल मैं जा ही नहीं पाऊंगा। हाँ कंचन, और आज तो मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द भी है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब खा पाऊंगा। जब तुम लोगों को खिचड़ी खिलाती हूँ तो भी कोसते हो। अब इतना सारा खाना मैंने 3 घंटे खड़े रहकर बनाया है तो भी तुम लोग मुझे कोस रहे हो। हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी। मैं इनके लिए कितना सोचती हूँ और मेरा परिवार है कि अन्न का ही अपमान कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कंचन। कोई बात नहीं, मैं ये खाना गरीबों में बांट देती हूँ, मत खाओ तुम लोग। नहीं नहीं मम्मा, हम लोग खा रहे हैं। आपने सच में इतनी मेहनत से बनाया है। आइए पापा। हाँ सही कह रहा है तो, अब इतना सब बन ही गया है तो खा लेते हैं। नील और ऋषभ ने उस रात इतना सब खा तो लिया था, लेकिन अगली सुबह नील की हालत नहीं थी पिकनिक पर जाने की, और ऋषभ वो तो बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा कंचन, इसलिए अपने इस दिमाग को बिल्कुल शांत रखना। सच में? मैं तो सोच रही थी आज सुनीता जी पालक पनीर की सब्जी बना रही है तो मैं भी। नहीं 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 नहीं। दोनों साथ में चीखते हुए अंदर चले जाते हैं। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। कंचन खाना तो पड़ोस वाली को देखकर ही बना रही थी, लेकिन इसके अलावा सुनीता जो भी चीज़ें मार्केट से लेती, कंचन भी वो चीज़ें ले लेती, बिना ये सोचे कि वो कितनी सस्ती है या महंगी। अरे वाह सुनीता, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है चाय की। हाँ, ये ना बहुत ही स्पेशल चाय है, पहाड़ों से आती है ये चाय। मेरी मासी वहाँ रहती है ना, तो उन्होंने मंगवा कर दी है मुझे। इसे पीकर ना कोई भी चाय का फैन हो जाता है। अच्छा, नाम क्या है इस चाय का? क्या हम इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल मंगवा सकते हैं। इसका नाम है हरियाली चाय। एक बार पियोगी ना तो कभी इसे भूल नहीं पाओगी। अच्छा, तो फिर मैं आज ही इसे ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है। सुनीता ने जिस चाय का नाम बताया था वो कंचन ने ऑर्डर कर दी, और अगले दिन वो चाय का पैकेट घर पर भी आ गया। आपका पार्सल है। अच्छा कंचन, तुमने कुछ मंगवाया था क्या? हाँ, मैंने चाय का पैकेट मंगवाया है। वो सुनीता बहन जी कह रही थी कि इस चाय को पीने के बाद कोई भी इसका फ़ैन हो जाता है। अच्छा, कितना हुआ भैया? आपके हो गए 5,000 रुपये। क्या मम्मा, आपने कितने पैकेट मंगवाए चाय के? मैंने तो एक ही ऑर्डर किया है पैकेट। अरे तो ये 5,000 रुपये क्यों मांग रहा है हमसे फिर? क्योंकि इस चाय का एक पैकेट 5,000 रुपये का ही है भाई साहब। ये हरियाली चाय है, पहाड़ों से आती है। मम्मी, आपने इतनी महंगी चाय क्यों मंगवाई? अरे तुम लोग एक बार इसे पीकर तो देखो, तुम लोग ना सब कुछ भूल जाओगे। मम्मी, इस चाय को पीने के बाद तो हम चाय पीना ही छोड़ देंगे। अब ये लीजिए 5,000 रुपये। अच्छा, तुम्हें किसने बताया इस चाय के बारे में? वो कल सुबह ना सुनीता चाय बना रही थी, तभी मैंने पूछ लिया था उससे और मैंने ऑर्डर कर दी चाय। पापा, इस चाय को पीना है या लॉकर में रखना है? छुपाने की ज़रूरत आजकल तुम्हारी मम्मी को पड़ रही है। न जाने किस दिन क्या कर दे, कौन सा बिल फाड़ दे हम पर। अब तो मुझे सच में अपनी मम्मी की याद आ रही है। मम्मा! कंचन का तांडव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी 5,000 रुपये वाली चाय मंगवा देती, कभी मेहमानों के आगे खिचड़ी परोस देती। ऋषभ और नील तो जैसे तैसे उसे सहन कर रहे थे। अब कंचन के लिए एक दुखद खबर आ गई। अरे कुछ बताओगी भी कि आखिर हुआ क्या है? कब से बस रोए जा रही हो? हाँ मम्मी, हुआ क्या है? कुछ बताओ तो। आप तो बस 2 घंटे से रोए जा रही हो। सुनीता जी हमारे पड़ोस से चली गई है। उन्होंने नया मकान ले लिया है। अब मैं खिड़की से किसे देखूंगी? हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या पड़ोस वाली सुनीता आंटी चली गई? पापा! भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है बेटा, आखिरकार आपने मेरी सुन ही ली। भगवान! पापा, हमें पड़ोस के खाने से छुटकारा मिल गया। अब जानिल, जाकर हलवाई की दुकान से पेड़े लेकर आ। मुझे भगवान को धन्यवाद करना है। तुम दोनों ये कैसी बात कर रहे हो? अब मैं क्या खाना बनाऊंगी? पहले माँ जी, अब सुनीता चली गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कल क्या बनाना है। अब तुम अपनी पसंद का कुछ भी बना देना कंचन, इतना उदास मत हो। हाँ मम्मी, पहले तो उनके घर में कोई बीमार हो तो हमें भी बीमारों वाला खाना खाना पड़ता था। अब तो आप खुद से सोचकर कुछ बना देना,
सब्जी भी आपको जो लेनी है वो लेना। धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। चलो पापा, आज हम कुछ बाहर से खाना मंगवाते हैं। अरे तू जाकर पहले पेड़े तो लेकर आ। नील और ऋषभ ने आज बड़े दिनों बाद चैन की सांस ली थी। दोनों बड़े ही खुश थे और आज खाने की टेबल पर बैठते हुए। देखा, आज मम्मी ने चाहे टिंडे ही क्यों ना बनाए हो, चुपचाप खा लेना, कोई नखरे मत करना। हाँ पापा, मैं कोई नखरे नहीं करूँगा। मुझे भी पता है मम्मी को खाना सोचने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। ये रहा आज का खाना। क्या बनाया है वे खाने में? यह है फल, ये ओट्स का चीला और ये सलाद। आपने आज ये सोचा खाने में? अरे हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी आए हैं ना, नीलम बहन ही नाम है उनका। वो ना बहुत डाइट वाला खाना बनाती है, तो मैंने भी। डाइट? इसका मतलब आज से हमें भी डाइट वाला खाना मिलेगा? पापा! भगवान, आपको पेड़े पसंद नहीं आए थे क्या? तो बता देते। अरे खा कर तो देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। कल तो मैं तुम दोनों के लिए करेले के पराठे, काली दाल का सूप, दूधी का रस, ये सब बनाने वाली हूँ। पापा, मुझे लगता है हमें ये मकान खाली कर देना चाहिए, तभी हमें इस पड़ोस के खाने से छुटकारा मिलेगा। सत्यानाश। ये कहानी शुरू होती है महेश भवन से। महेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बचपन से ही उसकी सारी ख्वाहिशें हमेशा पूरी होती आई थी। उसका जन्म होते ही उसके पिता ने उसके नाम का घर बनवा दिया था। आज से 55 साल पहले महेश ने लव मैरिज की थी। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि महेश कितना मनमौजी होगा। सुबह के 10 बजे महेश नींद से जागता है। 10 बज गए, अभी तक तेरे पापा की आंख नहीं खुली। वो तो अच्छा है तुझ में मेरे संस्कार है, वरना उनके हाथों में तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती ना मैंने, तो तू भी बिल्कुल उनके जैसा बन जाता। वैसे पापा के जो गुण मैंने छोड़े हैं उसे लेने में निधि ने कोई कसर नहीं छोड़ी मम्मी। वो अभी तक अपने कमरे में ही सो रही है। ए भगवान, ये लड़की भी ना, ये तो हरकत है इन लोगों की। 10:30 बजे उसे कॉलेज जाना है और 10 बजे तक इसकी नींद पूरी नहीं हो रही। जाकर उसे उठा, तब तक मैं उसका टिफिन पैक कर देती हूँ और तेरे पापा का नाश्ता लगा देती हूँ। सुषमा फौरन रसोई में जाती है और खाना गर्म करके टेबल पर लगाने लगती है। अंगड़ाई लेता हुआ महेश अपने कमरे से बाहर आता है। खाना लग गया है, मुंह हाथ धोकर आइए और खाने पर बैठ जाइए। अरे अभी कैसे सुषमा जी? हाँ, अभी कैसे? अभी तो मैं अपने जूते में पॉलिश करूँगा, अपनी दाढ़ी को कलर करूँगा, बाल रंगूंगा, फिर पानी गर्म करूँगा, आधा घंटा टीवी देखूँगा, फिर नहाऊँगा और तब जाकर खाऊँगा। अरे हरकतें बदलिए आप। 1 महीने में आपकी बहू आने वाली है। बहू अगर देखेगी कि ससुर की ऐसी हरकत है तो वो क्या सीखेगी? बहू को मुझसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे हमें यह दिखाने की ज़रूरत है कि वो अपने मायके से क्या सीख कर आई है। और मेरे देर से उठने से क्या सीख लेगी? वो कुछ नहीं सीखेगी। जहाँ स्ट्रिक्ट होना है वहाँ स्ट्रिक्ट भी हूँ मैं, वरना इतने पैसे होने के बाद भी करण कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करता। अच्छा, तो फिर निधि के बारे में क्या कहेंगे आप? तभी कमरे से बाहर आकर निधि कहती है, मेरा क्या है मम्मी, मैं तो पराये घर चली जाऊंगी। कुछ दिन तो सोने दो यहाँ मुझे। वहाँ तो लोग मुझे 6 बजे उठा देंगे। वैसे भी भाभी आने वाली है इस घर में। अब बहू के आने के बाद बेटी को कौन ही पूछेगा। करण का रिश्ता प्रिया से तय हुआ था और 1 महीने बाद दोनों की शादी थी। एक छोटे से परिवार में आने की बात से प्रिया बड़ी खुश थी। ठाकुर जी की कृपा है भाभी जी, जो छोटा परिवार मिल गया। अगर 3-4 भाइयों का परिवार होता तो पूरी जिंदगी प्रिया की रसोई में ही कट जाती हम लोगों की तरह। आज तक हमारे सर से पल्लू नहीं हटा सके हम। थैंक गॉड, ये सब ड्रामा वहाँ नहीं है मम्मी। करण के पापा तो खुद अपनी बेटी को जींस ला कर देते हैं। खुद इतने अच्छे से बन सवर कर रहते हैं वो, कोई देख कर कह नहीं सकता कि 55 साल की उम्र है उनकी। अभी तक तो सब अच्छा है, टचवुड, आगे भी हो। टचवुड बेटा, टचवुड, सब अच्छा ही होगा। हमने कब किसी का बुरा किया है जो भगवान हमारे साथ बुरा कर देंगे? हाँ। 1 महीने के बाद धूमधाम से बारात ले जाकर करण अपनी प्रिया को अपने घर ले आता है। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर प्रिया और करण सत्यनारायण की पूजा में बैठ जाते हैं। सब कुछ अच्छी तरह हो जाता है। फिर रसोई में जाकर प्रिया सभी के लिए चाय बनाती है। मम्मी को कॉल लगाती हूँ। अच्छा हुआ बेटा तूने कॉल कर दिया, मैं तुझे फ़ोन करने ही वाली थी। सब कैसा है वहाँ बेटा?
मम्मी जी थोड़ी स्ट्रिक्ट लग रही हैं, बाकी सब तो अच्छे हैं। पापा जी तो इतने चिल हैं, मम्मी की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सारी चीज़ों को वो अकेले ही संभाल लेंगे। चलो चाय बन गई है, मैं सभी को चाय पिलाकर आती हूँ। प्रिया सभी को चाय बनाकर पिलाती है। हो गई शादी, सब कुछ अच्छे से हो गया, टेंशन खत्म हुई। अब सीधा निधि की शादी में वापस आऊँगी। चल महेश, अब तू मुझे मेरे घर छोड़ा। महेश अपनी बहन को उसके घर छोड़ने चला जाता है और 2 दिन के बाद वापस लौटता है। रात को प्रिया सभी को खाना बनाकर परोसती है। ये कैसा सादा खाना बना दिया बहू तूने, ज़रा भी स्वाद नहीं है खाने में। और मैंने तुझे फ़ोन पर लहसुन की चटनी बनाने को बोला था ना, कहाँ है चटनी? वो लाल वाली चटनी लहसुन की तो है पापा जी, लहसुन और मूंगफली की। लहसुन और मूंगफली की कौन सी चटनी होती है? मैंने तुझे लहसुन की चटनी बोला था बनाने को। नहीं बन रही थी तो मुझसे कह देती। और अभी तक प्रिया को सबसे प्यारे लगने वाले उसके ससुर जी खौफनाक लगने लगते हैं। महेश गुस्से से प्लेट को आगे सरकाकर अपने कमरे में चला जाता है। ये तो नाराज़ हो गए। एक बात याद रखना प्रिया, इस घर में एक बार तू मुझे नाराज़ कर सकती है, पर अपने पापा जी को नहीं। इन्होंने एक बार किसी चीज़ की चाह कर ली सो कर ली। मैंने कभी पहले लहसुन की चटनी बनाई नहीं थी ना मम्मी जी, तो मुझे लगा मूंगफली डालने से शायद वो ठीक से बनेगी। मैं फिर से जाकर लहसुन की चटनी बनाती हूँ। अभी तो 8 ही बजे हैं, दोबारा से खाना परोस दूंगी पापा जी को, तब तक आप सब खाना खाइए। प्रिया फिर से रसोई में जाती है और अपने ससुर जी के लिए यूट्यूब से देखकर लहसुन की चटनी बनाकर तैयार कर लेती है और फिर से खाने की प्लेट तैयार कर अपने ससुर जी के पास कमरे में लेकर जाती है। पर खाने का पहला निवाला लेते ही महेश और चिढ़ जाता है। खाना बना रही हो बहू के मजाक कर रही हो तुम? नहीं मन है बनाने का तो कह दो। सुषमा जी, सुषमा जी कहाँ हैं आप? गड़बड़ाती हुई सुषमा कमरे में आती है। क्या हो गया जी आपको? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? दीदी से कोई बात हो गई क्या? दीदी से क्या बात होगी? उनके पास जाकर तो मैं खुश था। इतनी अच्छी लहसुन की चटनी खिलाई दीदी ने कि मूड ही हरा हो गया। मुझे लगा चटनी ही तो है, बहू भी बना लेगी, पर नहीं, यहाँ तो किसी से भी चटनी नहीं बन रही। एक ब्रेड सेक कर ला दो, वही खाकर सो जाऊंगा। सुषमा समझ जाती है कि उसके पति को ये चटनी का भूत कहाँ से चढ़ा है। हॉल में जाकर वो अपनी ननद को फ़ोन लगाती है। जिस हिसाब से महेश मेरे सामने उस चटनी को मांग मांग कर खा रहा था, मुझे लगा ही था कि उसे बड़ी पसंद आई है। इसीलिए उसके मना करने के बाद भी शीशी में भरकर मैंने उसके बैग में रख दी थी। निकाल कर खिला दे उसे। थैंक यू बुआ जी, आपने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी, वरना पता नहीं आज यहाँ क्या होता। कुछ दिन तो किरण की भेजी हुई चटनी चलती है, पर चटनी कितने दिन चलती? जिस दिन चटनी खत्म होती है उसी दिन से खाने की टेबल पर कलेश फिर से शुरू। वो स्वाद नहीं आ रहा ना पापा खाने में। अरे लहसुन की चटनी ही नहीं है तो कहाँ से आएगा बेटा स्वाद? अरे बहुत सारा लहसुन की चटनी लाना तो। वो चटनी तो खत्म हो गई पापा जी। ये बात पहले ही बता देती बहू तो मैं खाने पर बैठता ही नहीं। और फिर से महेश खाने से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अब तो आपको पता है ना भाभी की चटनी बुआ जी ने बनाई थी, तो उनसे पूछ लेती आप कि कैसे बनी थी चटनी और बना लेती। पापा का मूड तो खराब नहीं होता। भूखे सोएंगे वो, फिर सुबह चिढ़कर उठेंगे। ये बात तो निधि ठीक कह रही है बेटा। तूने दीदी से बात क्यों नहीं की? जब चटनी इतनी बची थी कि 2 वक्त ही चल पाती, तभी मैंने बुआ जी को फ़ोन कर लिया था। मम्मी जी, बुआ जी ने ये लहसुन की चटनी हरे लहसुन की बनाई है। मैं आज सुबह ही मार्केट में गई थी, पर वहाँ कहीं हरे लहसुन बिकते ही नहीं है। हरे रंग के भी लहसुन आते हैं? बताओ तो, मुझे तो आज पता चल रहा है। क्या नहीं होता बेटा, प्रकृति में सब कुछ होता है। मैंने कभी बनाया नहीं सो तुझे पता नहीं। बचपन में मेरी माँ भी ना हरे लहसुन की चटनी बनाती थी। अच्छा, पर ऐसा कैसे हो सकता है प्रिया कि इतने बड़े शहर में कहीं हरा लहसुन ही नहीं है? अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो मिलती होगी। अरे तू ही कल जाकर मार्केट में पता कर बेटा, क्योंकि अगर हरा लहसुन नहीं मिला तो फिर से तेरे पापा घर का माहौल ख़राब कर देंगे। जाकर उन्हें एक ब्रेड सेक कर दे देती हूँ, कुछ तो खाए। दिल्ली की सुबह सुबह की ठंड में करण हरा लहसुन ढूंढने मार्केट में निकल जाता है। इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान पर हर जगह एक ही जवाब मिलता है। इस तरफ हरा लहसुन कोई खाता नहीं भैया, तो हम लाते भी नहीं। यहाँ तो कहीं नहीं मिल पाएगा आपको हरा लहसुन। अरे भाई, तुम मुझसे ज़्यादा पैसे ले लो, 2 गुना 4 गुना पैसे ले लो, पर मुझे कहीं से भी हरा लहसुन लाकर दे दो भाई। अपने भाई का दर्द समझो, तुम भी तो मर्द हो।
बाप रे बाप, क्या हरे लहसुन की जड़ों में सोने निकाल रहे भैया, जो आप 4 गुने पैसे देने को भी तैयार हो गए। अब ये प्रिया क्यों फ़ोन करने लग गई? उसे कैसे बताऊं कि नहीं मिला लहसुन अभी तक? अच्छा, भाऊजी का खौफ है, तभी कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे घर की खुशहाली की बात है भाई, कुछ तो उपाय बता, क्या करूं? लहसुन तो आराम से छत पर उगाए जा सकते, या घर के बाहर कोई छोटी सी जगह है तो वहाँ। अब घर बचाना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये बुरी खबर करण आकर अपनी बीवी को देता है। अब ये लहसुन का पौधा कहाँ मिलेगा? अब क्या होगा मम्मी जी? अरे कुछ नहीं होगा बेटा, तू टेंशन ना ले, कोई ना कोई दिमाग लगा लेंगे हम। सुषमा ये कह रही होती है कि तभी बाहर से भागती हुई निधि वहाँ आती है। मम्मी मम्मी जल्दी चलो, बगल वाली सोमा आंटी के घर से उसी लहसुन की चटनी की स्मेल आ रही है जो बुआ जी ने भेजी थी। चटनी मिली भी तो ऐसे लोगों के घर में जिनसे हमारी बातचीत ही बंद है। पर अगर वो ऐसी ही चटनी बना रही है मम्मी, मतलब उनको कहीं से तो हरे लहसुन मिल रहे हैं। निधि के नाक पर तुम लोग भरोसा मत करो, आधे से ज्यादा वक्त तो इसका नाक बंद रहता है। इस बंद नाक में भी मुझे स्मेल आ गई भैया, तो सोचो कितनी टेस्टी चटनी बनी होगी। और इस बात की पुष्टि करने के लिए करण, प्रिया और सुषमा सोमा के घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां से सच में हरे लहसुन की चटनी की खुशबू आ रही थी। भाभी वो देखो, आंटी के गार्डन में हरे लहसुन के पौधे लगे हैं। उस तरफ इशारा मत कर बेटा, अगर सोमा ने देख लिया तो बेकार में हमारे घर पर दाना पानी लेकर कलेश करने आ जाएगी। सभी का चेहरा मुरझा जाता है और सब वापस लौट आते हैं। सुषमा पहले ही किचन में जाकर 2 ब्रेड सेक कर अपने पति के लिए तैयार कर लेती है। पराठे तो बना रही हूँ मम्मी जी, आप ब्रेड क्यों सेक रही हैं? चटनी के बिना तेरे पापा जी खाना नहीं खाने वाले बेटा, उनका गुस्सा बड़ा तेज है। मैंने कहा था ना, एक बार उन्होंने किसी चीज़ की जिद कर ली तो कर ली, अब खाना तो वो चटनी के साथ ही खाएंगे। प्रिया ना ही अपने ससुर को ब्रेड खाता देख पा रही थी, ना ही अपनी सास का मुरझाया चेहरा, और परेशान होकर वो अपनी माँ को कॉल लगाती है। हे भगवान, मेरी बेटी के ससुराल की शांति बनाए रखना। बता, तुझे तेरी सास स्ट्रिक्ट लग रही थी, आज वही औरत तेरे साथ खड़ी है। और तेरे ससुर जी जो चिल लग रहे थे, उन्होंने ही सारा रायता फैला रखा है। जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं बेटा। अब कैसे तेरे ससुर जी की ख्वाहिश पूरी की जाए? अब हमारे घर तरफ अगर हरे लहसुन होते तो मैं तुरंत ला कर दे देती, पर है ही नहीं। मैं तो तेरी खुशी के लिए अपना कलेजा भी निकाल कर दे दूं बेटा। कलेजे से पापा जी खुश नहीं होंगे ना मम्मी, मुझे हरा लहसुन चाहिए। एक काम क्यों नहीं करती, तू सुबह 4 बजे उठकर उस पड़ोसन के गार्डन से हरा लहसुन चुरा कर लिया। उसे क्या ही पता चलेगा, कलेश करेगी भी तो कह देना गाय खा गई होगी। और उसी वक्त प्रिया ऑनलाइन खुद के लिए लहसुन का पौधा मंगवा लेती है और उसे अपने घर के बाहर बो देती है। अब ठीक है, खुद के गार्डन में भी 2-4 पौधे होने चाहिए, ताकि कोई कलेश करने आए तो मैं कह सकूं ये हरे लहसुन मेरे खुद के बागान के हैं। बस प्रिया अगली सुबह का इंतजार कर रही थी, पर इत्तेफाक से शाम को ही सोमा के पूरे परिवार वालों को घर में ताला लगाकर बाहर जाता देख लेती है। अरे वाह भगवान, तूने तो पहले ही मामला सेट कर दिया। सोमा का परिवार जैसे ही गाड़ी में बैठकर निकलता है, प्रिया चुपके से दीवार फांदकर उस घर के बागान से हरे लहसुन तोड़ कर ले आती है और चटनी बनाकर अपने ससुर के लिए खाना तैयार कर लेती है। सुबह तुमने पौधा लगाया और अभी लहसुन उग भी गए, वाह वाह प्रिया, अब तो आप खुश है ना पापा? प्रिया ने हरे लहसुन की चटनी बनाई है, बिल्कुल वैसी ही जैसे बुआ जी बनाती है। हाँ पापा, ये बिल्कुल वैसी ही चटनी है, आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो खा कर देखिए। और अपने 2 दिन के अनशन को छोड़कर महेश आज फिर से खाना खा लेता है। रात को सोमा का परिवार लौट कर आता है। कहीं इन लोगों को कुछ पता न चल जाए, भगवान मेरी रक्षा करना। पर सोमा के घर से कोई आवाज़ नहीं आती और बात संभल चुकी है ये सोचकर प्रिया आराम से सो जाती है। अगली सुबह 4 बजे चुपके से प्रिया फिर से अपने पड़ोसी के घर जाती है और हरे लहसुन तोड़ कर ले आती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और आज सुबह जब प्रिया फिर दीवार फांद कर सोमा के बागान में पहुंचती है, आंटी आप? पकड़ी ही गई ना आज। देखिए जी, ये क्या कर रही थी, लहसुन की चोरी। इतनी मुश्किल से हम अपने बागान में लहसुन उगाते हैं और ये खा जाती है। अपने पूरे घर को लेकर सोमा प्रिया के ससुराल पहुंच जाती है। ये संस्कार दिए है सुषमा तुमने अपनी बहू को कि दूसरे के घर में चोरी करो?
चोर बहू लेकर आई हो तुम। अब कहाँ गए तुम्हारे खानदान के उसूल? तो यहाँ से लहसुन ला रही थी प्रिया। मुझे प्रिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये लो 20,000 रुपये और अपना ड्रामा समेटो। महेश कहता तो कुछ नहीं, पर अब उसे लहसुन की चटनी नहीं मिल पाएगी इस बात की चिढ़ उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। लहसुन की चटनी का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा भगवान? सुबह 8 बजे जब प्रिया हरे लहसुन के पौधे में पानी देने जाती है तो क्या देखती है कि लहसुन बनकर तैयार है। अब तो महेश रोज चटनी खाता, पर कहते हैं ना, इंसान की जिद उस पर ही भारी पड़ जाती है। सभी का नाश्ता ओवर होने वाला था, पर महेश अभी तक खाने पर नहीं आया था। कहाँ है जी आप? आपकी फेवरेट चटनी बनी है। आजकल ये बाथरूम में बहुत देर लगा देता है। कुछ देर बाद लड़खड़ाते हुए महेश बाथरूम से बाहर आता है और खड़े होकर हाथ में प्लेट लेकर खाना शुरू करता है। बैठ के आराम से खाइए ना पापा जी, अब तो हरे लहसुन की चटनी भी है। एक लहसुन मेरे भी उगाया है बहू, बैठ नहीं पाऊंगा। लगातार लहसुन खाने से महेश के पेट में दर्द रहने लगा था, पर जिद को कायम रखते हुए वो चटनी खा रहा था, जिस कारण उसके पेट में गर्मी बढ़ने से उसकी बॉडी में यहाँ वहाँ फोड़े निकलने लगे थे। रात को बिस्तर पर मेरे पेट, लगता है पेट में भी घाव निकल आया है सुषमा जी। आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए ना बैठ पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं। कल सुबह होते ही मैं डॉक्टर भैया को बुलाती हूँ। और डॉक्टर आते ही एक ही बात कहते हैं, भगवान तुम्हें बचा रहे थे महेश, इसीलिए हरे लहसुन नहीं मिल रहे थे तुझे, पर हमेशा से सब कुछ मिलता आया है ना तुझे। इस चीज को कैसे ना हासिल करता तू, अब भुगत। नहीं भाई नहीं, मुझे बचा ले, मैं कसम खाता हूँ अब कभी बेफिजुल की जिद नहीं पालूंगा। महेश का गुरूर हमेशा के लिए टूट जाता है और हरे लहसुन का चैप्टर क्लोज हो जाता है। माँ बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो ना, आज मैं बहुत थक गई हूँ। तू तो रोज ही थक जाती है, मुझे तो समझ में नहीं आता, जब तुझे इतनी ही थकान होती है तो तू नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? वैसे भी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। क्या माँ, शादी के बाद तो वैसे ही मेरी नौकरी छूट जाएगी, पता नहीं कहाँ मेरा ससुराल होगा। शादी से पहले थोड़ा बहुत कमा तो लेने दो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, तुझे जितना शादी से पहले कमाना है कमा ले। थैंक यू मेरी बात समझने के लिए। मेरी प्यारी माँ, जल्दी से खाना लगा दो ना, बहुत तेज़ की नींद आ रही है और वैसे भी मुझे सोना भी है। तेरा तो रोज़ का ही है, ऑफिस से आओ, खाओ और सो जाओ, फिर सुबह उठो और ऑफिस चले जाओ। माँ के लिए तो समय ही नहीं है। रुक, अभी लाती हूँ तेरा खाना। इतना बोलकर राधा की माँ राधा के लिए खाना लेकर आती है और आधा खाना खाकर 9 बजते ही राधा सो जाती है। राधा का पूरा परिवार भी जल्दी सो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। राधा के लिए विजय नाम के एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता आता है। राधा, मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद है, एक बार तू अपनी मंजूरी दे दे। अगर तुझे लड़का पसंद है तो शादी कर देंगे। माँ, जब घर में सबको लड़का पसंद है तो फिर मुझे क्या एतराज़ होगा? और वैसे भी लड़के में कमी तो है नहीं, अच्छा पैसा कमाता है, सुंदर है, छोटी फैमिली है, और क्या चाहिए? सच कहूँ तो माँ, ये मेरे सपनों का राजकुमार है। राधा की बातें सुनकर राधा की माँ को बहुत हंसी आती है। अब इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और बहुत जल्द राधा की शादी विजय से हो जाती है। विजय से शादी करने के बाद राधा अपने ससुराल जाती है, जहाँ वो अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। पर राधा को किसी ने ये सिखाया ही नहीं था कि ससुराल में किस तरह से रहना होता है। राधा जितने अच्छे से अपने घर वालों का ख्याल रखती है, उतने ही अच्छे से अपना भी ख्याल रखती थी। रात के 9 बजते ही राधा रानी सो जाती। ऐसे ही एक दिन विजय 11 बजे रात को घर आता है और अपनी माँ आशा से कहता है, माँ आप सच में ना बहुत अच्छी है। औरों की माँ तो बेटी की शादी करने के बाद बिल्कुल बदल जाती है, कहती है बीवी के आने से बेटा बदल गया। पर आप तो अभी भी मेरे लिए उठी रहती है। बेटा, माँ को अपने बच्चों की फिक्र हमेशा रहती है। अब तेरी बीवी तो 9 बजते ही सो जाती है, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ता कि घर में किसने खाया किसने नहीं, वो तो तेरा इंतजार तक नहीं करती। कोई बात नहीं माँ, समय के साथ राधा भी सब सीख जाएगी। अरे पता नहीं वो दिन कब आएगा। अब मेरी बात सुनकर तू ये मत सोचना कि मुझे तेरी बीवी से दिक्कत है। माँ मैंने तो कुछ कहा ही नहीं,
और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप राधा को कितना प्यार करती हो, पर फिर भी मैं इस बारे में राधा से बात करूँगा। अभी राधा को ससुराल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए ससुराल वाले भी राधा से कुछ नहीं कहते। पर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे राधा के जल्दी सोने की ये आदत आशा को खटकने लगती है, क्योंकि बहू के होने के बाद भी रात का खाना और बर्तन बेचारी आशा को करना पड़ता था। लो जी, अभी तक रसोई में सारे बर्तन गंदे ही पड़े हैं। 9 बजते नहीं कि महारानी जी तुरंत जाकर सो जाती हैं। लगता है विजय ने इससे बात नहीं करी। अब मैं ही कल बहुरानी से बात करूंगी। राधा के जल्दी सोने की वजह से रोज़ रोज़ आशा को ही रात के बर्तन धोने पड़ रहे थे, जिस वजह से वो अगली सुबह राधा से इस बारे में बात करती है। बहू, मुझे तुझसे ज़रा बात करनी थी। देख, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना, पर रात के 9 बजे कौन सोता है भला? क्यों माँ जी, क्या हुआ? बहू, घर में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सोने से पहले करने होते हैं, जैसे सबके खाने के बाद बर्तन और रसोई की सफाई। विजय हमेशा रात में लेट आता है। अपने पति का इंतज़ार कर लिया कर, ताकि जब वो आए तो तू उसे खाना दे सके। अब देख, तेरी वजह से मुझे अपना टीवी छोड़कर बेटे की देख रेख करनी पड़ती है। अरे आखिर माँ अपने बेटे की शादी क्यों करवाती है? इसीलिए ना, ताकि उसकी बीवी आए और उसे समझे। माफ़ करना माँ जी, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि ससुराल में कितने बजे सोना होता है। मेरी ना आदत है 9 बजे सोने की। पर फिक्र मत कीजिए, अब से मैं सोने से पहले अपना रात का सारा काम ख़त्म करके ही सोया करूँगी। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। राधा की बातें सुनकर आशा को लगता है कि राधा उसकी सारी बातें अच्छे से समझ चुकी है। अपनी बहू की ये बात सुनकर आशा भी बहुत खुश होती है और वो निश्चिंत हो जाती है। अब रात को राधा जल्दी जल्दी खाना बना लेती है और सभी घर वालों को खाने के लिए बुलाती है। माँ जी, बैठ जाइए ना खाने के लिए। मैंने विजय जी से भी बात कर ली है, वो भी बस आते ही होंगे। उन्होंने अपने मालिक से बात कर ली है, अब से उनकी छुट्टी थोड़ी जल्दी हुआ करेगी ताकि वो हमारे साथ खाना खा सके। अरे बहू, सच में ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब से विजय भी हमारे साथ खाना खाएगा। पर बहू, अभी सिर्फ 8 बज रहे हैं, इतनी जल्दी खाना कौन खाता है? माँ जी, इंसान जितना जल्दी खाना खा ले उतना ही अच्छा है। और मुझे सोने से पहले अपने सारे काम भी तो ख़त्म करने हैं। और मैंने ये भी सोच लिया है कि अब मैं इतनी जल्दी नहीं सोया करूँगी। अब से ना मैं 10 बजे सोया करूँगी। अब तो ठीक है ना माँ जी? राधा इतनी मासूमियत के साथ अपनी बात अपनी सास के सामने रखती है कि आशा कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद विजय आता है और राधा विजय के साथ खाना खाकर रात का सारा काम खत्म कर लेती है और सोने से पहले अपनी सास को दूध और दवाई देकर कहती है, माँ जी, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोने से पहले सारा काम कर लूँगी। और मैंने सारा काम कर भी लिया है। देखिए, 9:30 बज चुके हैं। आपकी दवाई का समय हो गया है ना? डॉक्टर हमेशा आपसे कहते हैं कि 9:30 बजे दवाई खा लीजिए, पर आप मानती नहीं और रात के 12 बजे खाती हैं। लेकिन आज आपको मेरे सामने दवाई खानी है ताकि मैं आराम से सोने के लिए जा सकूं। क्या अभी दवाई? अरे पर अभी कुछ देर पहले तो मैंने खाना खाया है। मेरा पेट भरा हुआ है, दवाई किस पेट से खाओ? माँ जी, दवाई पेट से नहीं मुंह से खानी है। चलिए चलिए, नाटक मत कीजिए, दवाई लीजिए, चलिए। इतना बोलकर राधा ज़बरदस्ती अपनी सास को दवाई खिला देती है और खुद सोने के लिए चली जाती है। आज आशा ने इतनी जल्दी खाना खा लिया था और दवाई भी ले ली थी कि उसको रात लंबी लग रही थी, इसलिए वो अपना टाइम पास करने के लिए टीवी देखने लगती है। आज कितने दिनों बाद ये सीरियल देख रही हूँ, वरना इस वक्त तो खाने के लिए बैठती थी। चलो, जल्दी खाना खाने से मैं भी फ्री हो गई और अपना फेवरेट सीरियल सही समय पर देख पा रही हूँ। जहाँ आशा आराम से टीवी देख रही थी, वहाँ टीवी की आवाज़ से राधा को सोने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर राधा विजय से कहती है, विजय जी, माँ को कहिए ना टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर ले, मुझे नींद नहीं आ रही। आप जानते ना मुझे जल्दी उठना भी है क्योंकि आपके ऑफिस का टाइम चेंज हो गया है। राधा, ऑफिस का टाइम भी तो मैंने तुम्हारे कहने पर चेंज करवाया, वरना मैं तो आराम से जाता था, आराम से आता था। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। अब ज़रा माँ जी से बोले ना कि टीवी की आवाज़ कम करे ताकि मैं सो सकूँ। राधा के कहने पर विजय अपनी माँ से बात करता है और टीवी की आवाज़ कम करवाकर खुद भी सोने के लिए आ जाता है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ अब राधा के ससुराल वालों को भी राधा की तरह जल्दी उठने की, खाने की, सोने की आदत हो जाती है। ये सब कुछ आशा को अच्छा नहीं लगता। अब ऐसे ही एक दिन आशा की दोस्त उससे मिलने के लिए घर आती है, जहां दोनों सहेलियां बैठकर अपनी बहू की बातें करती हैं। अरे सुलेखा बहन,
तेरी तो किस्मत अच्छी थी जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिल गई। मेरी जैसी बहू तो भगवान किसी को ना दे। क्या हुआ आशा बहन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी बहू कुछ काम नहीं करती क्या? अरे नहीं बहन, काम तो वो समय से पहले करके रख देती है, पर उसके घर वालों ने सिखाया ही नहीं कि सोना कब होता है। अरे 10 बजते ही रात को सो जाती है। उसकी वजह से मैं टीवी भी नहीं देख पाती और उसकी वजह से अब मुझे भी जल्दी सोना पड़ता है। जब से मेरे घर में बहू आई है ना, तब से मुझे दवाई भी जल्दी लेनी पड़ रही है। मेरी बहू को तो देख कर लगता है कि डॉक्टर ही घर में आ गया है। सही कहते हैं लोग, बहू अच्छी मिल जाए तो भी सास को दिक्कत और बुरी मिल जाए तो भी दिक्कत। अरे सुलेखा बहन, बहू जल्दी सो जाती है, जल्दी उठ जाती है, इस चीज़ से तुम्हें दिक्कत हो रही है, जबकि तुम्हारी बहू की इस आदत ने तो तुम्हारी बीमारी को कंट्रोल में कर लिया। वो कैसे? और इसमें अच्छा क्या है? आशा, जब तुम समय से खाना खाती हो, दवाई खाती हो और अपनी नींद पूरी कर लेती हो, जिस वजह से तुम्हें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ रहा, बहू के जल्दी सोने की वजह से तुम्हारी आंखों पर अब जोर नहीं पड़ रहा टीवी देख देख कर, और तुम्हारी बहू के जल्दी सोने की वजह से तुम्हारा बेटा भी अब समय पर घर आने लगा है, और तुम हो कि इस तरह की बातें कर रही हो। तुम्हारी बहू के जल्दी सोने की आदत ने तुम्हारे घर के कलेश को भी ख़त्म कर दिया है। सब कुछ कितना अच्छा और ठीक हो चुका है। हाँ सुलेखा तो बिल्कुल सही कह रही है। मैंने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। बस बहू के जल्दी सोने की आदत की वजह से मेरी आदतों में बदलाव आ गया, और इन सब के बारे में ही मैं सोचती रहती थी कि मैं बहू की वजह से रात भर टीवी नहीं देख पा रही हूँ, और इसलिए अपना गुस्सा बहू के ऊपर निकाल रही थी। जबकि बहू के आने के बाद कितना कुछ बदल गया है। यही तो मैं तुझे समझा रही थी आशा। देख, बहू के जल्दी सोने की वजह से कितने फ़ायदे हैं, और वैसे भी गांव में जाएगी ना तो तू खुद देखेगी कि वहाँ के लोग कितनी जल्दी सोते हैं, उठते हैं और खाते हैं। ये तो शहर में आकर इंसान शहरी बन गया है। सुलेखा की बातें सुनकर आशा को महसूस होता है कि जल्दी सोने की वजह से उन्हें कितने फ़ायदे हो रहे हैं, जिसके बाद फिर कभी आशा अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं करती, और अब खुद भी अपनी बहू की तरह सब कुछ समय पर करती है। अपनी सास का बदला रूप देखकर राधा की भी खुशी बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसे किसी को अपनी बात समझानी जो नहीं पड़ती।